इन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सतारा खातून, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अंशिका शंकर, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? सीमा गिरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। शिल्पी, विनीता, गुड मॉर्निंग। क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है? यस और नो? चलिए, गुड मॉर्निंग प्रिया भारती, गुड मॉर्निंग। चलिए, मेरी आवाज अगर जा रही है बच्चे, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था, बताने का काम करिएगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सब चीज पढ़ा था, बताइएगा थोड़ा। पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था हम लोगों ने? चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पेयर कंजंक्शंस को पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने पेयर कंजंक्शंस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आपके सामने मैं कुछ आज नए तरीके के सवाल लिख रहा हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखिएगा और पढ़ने का काम करिएगा, ठीक है? आपके सामने बच्चे 5 सवाल लिखे हुए हैं। इन 5 सवालों में कुछ नहीं करना है। इस तीसरे सवाल को पढ़ के बताना है कि इस तीसरे सवाल में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है
या फिर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है? इस तीसरे सवाल को बस पढ़ना है, तीसरे सेंटेंस को पढ़ना है। इसमें बस आप लोगों को ये बताना है कि क्या यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, बताइएगा। तीसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है या फिर कंपैरिजन बताने की बात चल रही है? कॉन्ट्राडिक्शन, कंपैरिजन। आशीष, यहाँ पर क्या बात का कंपैरिजन चल रहा है ये बताइएगा तो। यहाँ पर किसका किसके साथ कंपैरिजन चल रहा है? बैल बुद्धि, दिमाग से तुम लोग पैदल हो, समझ में आ गया। सबका जवाब आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन। एक बस आशीष एक ऐसे महानुभाव हैं जो बोल रहे हैं कि कंपैरिजन हो रहा है। किस बात का कंपैरिजन हो रहा है बच्चे, ये बताओ तो। चलिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा इज पुअर बट सी लिव्स हैप्पीली। तो अगर कोई गरीब है तो ये माना जाता है कि वो दुखी से रहता होगा। ठीक है, वो दुख रहता होगा, दुखी से अपना जीवन बिता रहा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि दो अलग अलग सेंटेंस है, सीमा इज पुअर और सी लिव्स हैप्पीली। अगर दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं और इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? हमें बट दिखाई दे रहा है। तो दो अलग अलग सेंटेंस को जब बट जोड़ने का काम करता है तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चे? यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? इस बट के कारण। समझ में आई बात? अब एक बार इस फोर्थ नंबर सवाल को पढ़कर बताइए कि क्या यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है या फिर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, बताइएगा। सही बोली प्रिया भारती, कंपैरिजन दो के बीच में होता है, खुद का खुद के साथ कंपैरिजन नहीं होता है। ये पढ़ाया गया है एडजेक्टिव के समय में। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज दो द टीचर वॉज इन द क्लास। इसमें कंपैरिजन हो रहा है या कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है? पहली बात हम लोगों ने समझा कि अगर कोई दो सेंटेंस है और बीच में बट लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंस बट के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बट के आने से वो हमें क्या दिखाता हुआ नजर आएगा बच्चे? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब दूसरे सेंटेंस पर जाते हैं तो लिखा हुआ है देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज दो द टीचर वॉज इन द क्लास। ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि नॉइज हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या है? बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है। टीचर अगर क्लास में है तो क्या बात का पता चलेगा कि अगर टीचर क्लास में है तो पढ़ाई हो रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर शोर शराबा चल रहा है। तो दोनों बातों में क्या है? विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो एक बात और हमारे सामने नजर आई कि अगर हम किसी सेंटेंस में, अगर हम दो अलग अलग सेंटेंस को इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं तो ऑल्दो या फिर दो के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? ऑल्दो या दो के साथ हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। अगर दो अलग अलग सेंटेंस को बच्चे ऑल दो या फिर दो के साथ जोड़ने का काम करते हैं तो यह भी क्या बताने का काम करता है? यह भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बच्चे? कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि अगर किसी सेंटेंस में हम क्या करें? ऑल दो या दो का यूज करें, किसी सेंटेंस में ऑल दो या दो का यूज करें। जैसे पहले सेंटेंस को देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑल दो ही स्टार्टेड लेट बट ही फिनिश्ड ऑन टाइम। क्या इस सेंटेंस में इस बट की जरूरत है या नहीं है, बताइए। क्या जहां पर हम ऑल दो या दो का यूज कर रहे हैं, क्या उन सेंटेंसेस में बट की आवश्यकता है या नहीं है, बताइए। जिस सेंटेंस में बच्चे हम ऑल दो या दो का यूज कर रहे हैं, क्या उसमें बट की आवश्यकता है या नहीं है? बहुत बढ़िया, बट नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? अभी बात का पता चला कि बट भी हमारा एक ऐसा वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करता है, और ये जो हमारा ऑल्दो या दो है, ये भी दोनों क्या करने का काम करते हैं बच्चे? यह भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बट का यूज क्या हो गया बच्चे? सुपरफ्लॉस हो गया। क्या हो गया? सुपरफ्लॉस हो गया। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है, दो ही हैड मनी बट ही डिड नॉट स्पेंड इट, ठीक है? यहां पर भी बट का यूज हमारे सामने क्या हो गया? सुपरफ्लॉस हो गया। तो हमें एक बात का पता चला कि अगर किसी सेंटेंस में हम ऑल्दो या दो का यूज करते हैं तो इसमें हम बट का यूज सुपरफ्लॉस मानते हैं। अब एक बात का यहां पर और पता चल रहा है कि हम इन लिखे हुए सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं? रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम इन लिखे हुए सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं बच्चे? रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जहां पर हम रीऑर्गेनाइज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, वहां पर हमने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम बीच में कॉमा लगाकर क्या कर सकते हैं बच्चे? काम चला सकते हैं। ठीक है, हम बीच में क्या लगाते हैं बच्चे? कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमा लगाकर हम इन सब चीजों का क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो एक बात यहां से और पता चली कि ऑल दो और दो के साथ अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहां पर रीऑर्गेनाइज वाली स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे, एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। एक बात हमने ये भी जाना कि यहाँ पर बट का यूज क्या होता है? सुपरफ्लॉस होता है। क्या होता है? इन सेंटेंसेस में बट का यूज सुपरफ्लॉस होता है। ठीक है, और देखो एक बात और है कि हमारे कुछ ग्रामेरियंस ये मानते हैं, बहुत बढ़िया रियाज हो सारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। इसी तरीके से अगर सारे बच्चे रिवीजन करके आएंगे ना तो पढ़ाने में भी मजा आता है, आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, देखो पहली बात कि ऑल दो और दो वाले सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं? रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम इसीलिए वहां पर कॉमा लगाकर क्या कर सकते हैं? उस दो सेंटेंस को आपस में स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पर बट का यूज हम लोगों ने सुपरफ्लॉस माना। क्या चीज का यूज सुपरफ्लॉस माना? लेकिन कुछ ग्रामेरियन ये कहते हैं कि हम कॉन्ट्राडिक्शन बताने में येट का यूज सही मानते हैं। येट का यूज क्या करते हैं? सही मानते हैं। लिखा हुआ है ऑल दो सी केम लेट येट हर मदर सेड नथिंग। तो यहाँ पर येट का यूज कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए सही माना गया है। तो कहीं पर भी अगर ऑल दो या दो के साथ येट लिखा हुआ हमें मिले तो हम क्या करते हैं? इस बात को सही मानते हैं। इस बात को क्या मानते हैं बच्चे? सही मानते हैं, क्योंकि यह भी एक कॉन्ट्राडिक्शन बताने वाला ही क्या है? वर्ड है। क्या यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या था कॉन्सेप्ट? पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि अगर दो सेंटेंसेस को बट से जुड़ता हुआ हम नजर आता हुआ देखते हैं, दो सेंटेंसेस को बट से जुड़ता हुआ अगर हम देखते हैं तो बट के आने से वो क्या दिखाने का काम करता है बच्चे? कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम करता है। फिर आया बात कि हम किसी किसी सेंटेंस में ऑल दो और दो का भी यूज देखते हैं और वह भी क्या बताने का काम करता है? वह भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही बताने का काम करता है। इसीलिए हम इन सब दोनों वर्ड्स के साथ ऑल दो और दो के साथ बट का यूज सुपरफ्लॉस मानते हैं। और इन सेंटेंसेस को क्या किया जा सकता है? रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और कल ही हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम बीच में कॉमा लगाकर क्या कर सकते हैं? इन दो सेंटेंसेस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी कहानी हम लोगों ने ये जानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है तो येट उसमें लिखा हुआ है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिए। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे बस पढ़ने का काम करिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने बस एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे आप पढ़ने का काम करिए। चलिए, आपके सामने एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप पढ़ के बताइएगा कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है क्या नहीं। बस पढ़िए। ठीक है, आज की क्लास में जितना आप पढ़िएगा उतना आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जितना आप सेंटेंसेस को पढ़िएगा उतना ही आप लोगों को आज की क्लास आसान लगेगी। इसको बस पढ़ने का काम करिए।
चलिए, इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड बताने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम क्या है। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? येट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगर हम इस येट को देखें तो हम इस येट का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहला यूज हमने इसको देखा था कि हमने इसका यूज किस तरीके से किया। तो येट हमारा क्या होता है? ये हमारा टाइम बताने वाला एडवर्ब होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चे? टाइम बताने वाला एडवर्ब होता है। तो हमने इसे एडवर्ब ऑफ टाइम के तरीके से भी देख रखा है, ठीक है। इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम की तरीके से भी हमने इसे देख रखा है। इस तरीके से देख रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह से भी हमने इसे देख रखा है, ठीक। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं आपके सामने, तो इसके लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम बनाता है, जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरीके से यूज होता है तो हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं? तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। किस टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और इसका जो यूज होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में होता है बच्चे? निगेटिव सेंटेंस में होता है। और ये हर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरीके से यूज होगा तो इसमें टेंस कौन सा हम यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। उसके बाद यह हमें हर हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता हुआ नजर आएगा और ये हर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं कि ही हैज नॉट सीन दिस बुक येट, ठीक है। यहां पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद बीच में हमारे पास निगेटिव सेंटेंस के तरीके से ये यूज होता हुआ नजर आया और हमने इस येट का यूज कहां पर किया है? लास्ट में किया है। तो यहां पर ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम का जिक्र ये कर रहा है। इसका हम अभी भी यूज देख रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने इसका दूसरा यूज देखा और हमने इसको देखा किस तरीके से? कॉन्ट्राडिक्शन बताते हुए हमने इसे देखा। क्या बताते हुए देखा? कॉन्ट्राडिक्शन बताते हुए हम लोगों ने इसे देखा। विरोधाभास की स्थिति इसने उत्पन्न कराई है। किसने? इस येट ने, ठीक है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? सी इज अलोन येट हैप्पी। वह क्या है? अकेली है लेकिन क्या है? खुश है। वह क्या है? अकेली है लेकिन क्या है बच्चे? खुश है। अब इससे बड़ा तो हमको लगता है बोर्ड को ही उठाकर आपके सामने रखना पड़ेगा। जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं बच्चे। अगर नहीं पता चल रहा है तो जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, तो उसको सुनो क्या लिखा हुआ है। ये क्या बताने का काम करता है बच्चे? ये कॉन्ट्राडिक्शन भी बताने का काम करता है। और इसका एग्जांपल आपके सामने पीछे भी लिया गया है और यहाँ पर भी मैंने आपको बताने का काम किया कि सी इज अलोन येट हैप्पी, ठीक है। वह क्या है? अकेली है लेकिन फिर भी क्या है? खुश है। इस येट का यूज हम एक और तरीके से करते हैं। इस येट का यूज बच्चे हम एक और तरीके से करते हैं। और किस तरीके से करते हैं कि अगर हम इस येट के साथ हम क्या लगाएं बच्चे? येट के साथ हम बी का फॉर्मेट लगाएं। येट के साथ हम किसका फॉर्मेट लगाएं? बी का फॉर्मेट लगाएं। उसके बाद हम येट लिखने का काम करें। क्या लिखने का काम करें? बी प्लस येट लिखने का काम करें। और इसके बाद हमने क्या लिखने का काम किया? टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। जब हम बी के साथ येट लिखने का काम करते हैं उसके आगे टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लिखने का काम करते हैं, तो ये क्या बताने का काम करता है? ये बताने का काम करता है अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने का काम करता है। अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है बच्चे? अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने का काम करता है। यह किसको बताने का काम करता है? यह अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने का काम करता है, ठीक है। जब हम इस येट से पहले बी को जोड़ते हैं और उस येट के बाद टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म जोड़ते हैं तो यह क्या बताने का काम करता है? अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने का काम करता है। जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल लूं और बोलूं कि समीर इज yet to pay the लोन, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि समीर ने अब तक क्या नहीं पे किया है? लोन पे नहीं किया है। लोन को पे करना क्या है? अभी बाकी है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर अनफुलफिल्ड एक्शन चल रहा है। तो येट का यूज तीन तरीके से, पहला तरीका एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा तरीका कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए, तीसरा तरीका अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने के लिए। समझ में आई बात? इसके बाद हमें इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है? एक नया वर्ड स्टिल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? स्टिल दिखाई दे रहा है। जब भी हम इस स्टिल को यूज करते हैं
तो ये हमारा क्या है बच्चे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरीके से यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरीके से यह यूज होता है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हम कहां पर लिखने का काम करते हैं, किसी भी सेंटेंस में हम फ्रीक्वेंसी कहां पर लिखने का काम करते हैं। क्या सबको दिखाई देने में प्रॉब्लम है? क्या सही में यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है? अब इससे बड़ा हम नहीं लिख सकते हैं बच्चे। क्या सबको दिखाई देने में क्या यहाँ पर दिक्कत आ रहा है? जो भी मैं लिख रहा हूं उसमें दिक्कत आ रहा है क्या? हम्म, नहीं आ रहा, किसी को तो नहीं आ रहा है। हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सही सही दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। स्टिल को हम किस तरीके से यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरीके से यूज करते हैं। और जब हम इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरीके से यूज करते हैं तो यह एक ही टेंस में यूज होता हुआ हमें नजर आता है। उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम बोल सकते हैं कि हिमांशी इज हिमांशी इज स्टिल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया? स्टिल का यूज किया। किसका यूज किया? स्टिल का यूज किया। अगर हम इसके हिंदी मतलब पर जाएं, अगर हम इन दोनों का हिंदी मतलब आप लोग को बताना चाहें तो इस स्टिल का मतलब क्या होता है? अब भी। क्या होता है? अब भी। तब समझ में आई बात? स्टिल का मतलब क्या होता है? अब भी। और इस येट का मतलब क्या होता है? अब तक। क्या होता है? अब तक। ठीक है। अब इस सेंटेंस पर जाते हैं तो लिखा हुआ है राखी इज अ गुड लर्नर स्टिल सी डज नॉट स्कोर गुड मार्क्स। तो यहां पर स्टिल की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? स्टिल की जरूरत नहीं है। यहां पर हम या तो येट का यूज करें या तो हम किसका यूज कर सकते हैं? कॉमा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है। यहां पर क्या बताया जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है। तो स्टिल और येट का क्या यूज होता है? आप लोगों के दिमाग में अंदर तक गया या नहीं गया? बताइए। क्या यहां तक की बात क्लियर है? येट का यूज कब होता है और स्टिल का यूज कब होता है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? यहां तक की बात क्लियर? चलिए, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो चलिए अब एक नए चीज के साथ मैं आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं। इसका नाम है लाइक। लाइक का युद्ध बच्चे हम लोग करवाने के लिए जा रहे हैं। किसके साथ? एज के साथ। ठीक है। लाइक का युद्ध होगा किसके साथ? एज के साथ। और ये आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे जाने वाला हमारे सामने दो वर्ड्स है। लाइक के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? मतलब कि लाइक का युद्ध हम किसके साथ करवाने के लिए जा रहे हैं? इस एज के साथ करवाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। आपके सामने इसको समझने के लिए मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूँ? कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। इसे पढ़ने का काम करिए और बनाने का भी काम करिएगा। आपके हिसाब से जहां पर भी करेक्शन हो उसको करेक्ट करने का काम करिए। अब सेट है।
के सामने 6 सवाल लिखे हुए हैं, इसे पढ़िए और बताने का काम करिए कि क्या होगा। चलिए, इन 6 सवालों को जानने से पहले मैं आपके सामने बस एक सवाल लिख रहा हूँ। ये सवाल आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये सवाल आपको पढ़ा हुआ है, ये सेंटेंस आपने जाना हुआ है। इस सेंटेंस को आप बताइएगा कि किस तरीके से हम इसे ठीक किए थे, ठीक है? इस सेंटेंस को हमने किस तरीके से ठीक किया था, इसे बताने का काम करिएगा। ही लाइक आई एम अ डॉक्टर। देखते हैं किसका रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ है, ठीक है? ये कहानी हम लोग बहुत पहले जान चुके हैं, 19वीं शताब्दी में, ठीक है? तो अब इस 19वीं शताब्दी के सवाल को बताने का काम करिए। किस तरीके से हमने इसे समझा था, किस तरीके से हमने इसे ठीक किया था, देखते हैं आज किसका रिवीजन बढ़िया से हुआ है। जो अब अगर आज गलत जवाब आया तो यहीं पर क्लास बंद हो जाएगा। अभी अगर गलत जवाब आया किसी का भी तो क्लास यहीं पर ऑफ हो जाएगी। बताइए, बताइए जल्दी। चलिए, हम लोगों ने इस लाइक को किस तरीके से सीखा था बच्चे? हम लोगों ने इस लाइक को प्रीपोजिशन की तरीके से सीखा था और हमें पता है कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस आई को हटाकर मी लिखने का काम किया और इस ऑब्जेक्टिव केस का इस हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए हमने इसका जो एग्रीमेंट तैयार किया था वो किसके किसके हिसाब से तैयार किया था? इस सब्जेक्टिव केस जो आगे में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एम की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? इज की जरूरत है, ठीक है? तो जब भी हम इस लाइक को देखते हैं तो यहाँ से एक बात का पता चला कि जब भी हम इस लाइक को देखते हैं तो यह किस तरीके से यूज होता हुआ हमें नजर आया है। यह एक प्रीपोजिशन की तरीके से हमें यूज हुआ नजर आता है। यह किस तरीके से यूज होता हुआ नजर आता है बच्चे? यह प्रीपोजिशन की तरीके से यूज होता हुआ नजर आता है और हमें एक बात का ये भी पता है कि अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो भी चीज आएगी वो अपने आप में कौन से केस में लिखा हुआ होगा? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ होगा। किस केस में लिखा हुआ होगा? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ होगा। अब चाहे इस ऑब्जेक्टिव केस को लिखने के लिए आप चाहे एक वर्ड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? एक वर्ड लिख लीजिए या तो एक फ्रेज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? या तो एक वर्ड लिख लीजिए या तो एक फ्रेज लिख लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या नहीं लिखना है? यहाँ पर आपको सेंटेंस नहीं दिखाई देना चाहिए। क्या नहीं दिखाई देना चाहिए? सेंटेंस नहीं दिखाई देना चाहिए इस लाइक के बाद। समझ में आई बात? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अब दूसरे तरीके के सवाल पर जाते हैं और मैंने लिखा ही इज एज
इंटेलिजेंट एज मी, इसे ठीक करके बताइएगा। यह भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि मैं अब इसके आगे जो भी कहानी चलेगी, ठीक है, इसके आगे जो भी कहानी चलेगी वो आपको पीछे बता दी गई है, ठीक है। तो मैं अब इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाला हूं कि ये बात किस तरीके से होगी क्या नहीं होगी। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या करेक्शन होने वाला है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी में क्या करेक्शन करिएगा। बेहतरीन। तो आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा ही है वो सब्जेक्ट है, क्या है, यह एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। इसके बाद इज एक लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब के कारण यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। और इस एडजेक्टिव से पहले आने वाला जो ये एज है यह एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ एज है वो कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है, जो क्या करने का काम कर रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन बताने का काम कर रहा है। और कंजंक्शन के बाद हमें क्या चाहिए होगा, मतलब कि इस एज के बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो जिस केस में हम जिस केस के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वही केस हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सब्जेक्टिव केस की ही जरूरत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब एक बात का हमें पता चला कि ये जो हमारा एज है, ये जो हमारा बच्चे एज है वो कंजंक्शन के तरीके से यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है, कंजंक्शन की तरीके से यूज होता है। तो कंजंक्शन के लिए अगर हम यूज करते हैं इसे, तो हम इसके बाद सब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव केस भी लिख सकते हैं। जिस तरीके का कंपैरिजन उस तरीके का हम चीज लिखते हैं। ये कहानी आप लोगों को बताई गई है, ठीक है। और जब हम इस सब्जेक्टिव केस को देखते हैं तो इस सब्जेक्टिव केस के बाद, इस सब्जेक्टिव केस के आने से क्या होगा, तो हमें इस एज के बाद अगर सब्जेक्टिव केस दिखाई दे रहा है, एज के बाद अगर सब्जेक्टिव केस दिखाई दे रहा है, तो सब्जेक्टिव केस होने का मतलब है कि वहां पर आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा, सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा बच्चे, सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। सेंटेंस का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, वहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक अगर हमें दिखाई दे रहा है तो लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, तो या तो एक वर्ड या तो एक फ्रेज के रूप में। लाइक के बाद हमें सेंटेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन एज जो है वो कंजंक्शन की तरीके से यूज होता है। और यहाँ पर हम इसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस किसी के भी साथ लिख सकते हैं। एज के बाद एक सेंटेंस आएगा, ये बात क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या करती है, जस्टिफाई करती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है ही फॉट लाइक या एज लायन डज। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा लायन डज लिखा हुआ है, तो यह एक सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, वर्ब है। तो जब यहाँ पर सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो सेंटेंस के दिखाई देने से हमने यहाँ पर क्या चिपकाया, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एज को चिपकाया। लिखा हुआ है माई लव इज लाइक या एज रेड रेड रोज। ये जो पूरा का पूरा है यह एक फ्रेज है, क्या है, एक फ्रेज है। और फ्रेज के आने की वजह से हमने यहाँ पर किस चीज को चुना, लाइक को चुना। किसको चुना बच्चे, लाइक को चुना। अब 3 4 5 6 बस क्या करना है, लास्ट के कंसिडरेशन को देखना है, रिवर्स में देखना है कि क्या वहां पर सेंटेंस है। सेंटेंस होगा तो एज होगा, सेंटेंस नहीं होगा तो लाइक होगा। इसी बात पर आप 3 4 5 6 बताइएगा। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द मून डज, द मून डज। तो जब यहाँ पर द मून डज लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस है तो हमने एज चिपकाया। अब बुल डज, यहाँ पर सेंटेंस है तो हमने क्या चिपकाया, एज चिपकाया। अ स्टोन, यहाँ पर एक फ्रेज है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, हमने क्या चिपकाया, लाइक चिपकाया। अ फॉक्स इज, जैसे इज देखे हम लोगों ने क्या चिपकाया, हमने एज को चिपकाया। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, यस और नो। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए यहां तक की बात सबको क्लियर है। तो अब मैं आप लोगों को रेडीमेड कंजंक्शन के साथ मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूं। रेडीमेड कंजंक्शन कुछ होते हैं, ठीक है, रेडीमेड पेयर कंजंक्शन कुछ होते हैं। मैं आपके साथ इसका मुलाकात करवा देता हूं, ठीक है। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ये रेडीमेड कंजंक्शन हैं, ठीक है। सेंटेंस लिख रहा हूं, ये सारे के सारे रेडीमेड कंजंक्शन हैं। इसको देखने का काम करिए, पढ़ने का काम करिए बेहतरीन ढंग से।
चलिए, आपके पास 6 सवाल लिखे हुए हैं। इन 6 सवालों, ये सारे के सारे रेडीमेड कंजंक्शंस हैं, ठीक है। इसे पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बात हो रही है, वो ये है कि आपको एक जगह दिखाई दे रहा होगा। आपको एक जगह क्या दिखाई दे रहा है, द द सेम के साथ, द सेम के साथ दो चीज यूज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, एक है दैट और एक है एज, ठीक है। दो चीज यूज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, पेयर बनाता हुआ नजर आ रहा है। द सेम के साथ दैट का पेयर चल रहा है, कहीं पर द सेम के साथ एज भी लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो कब हम इस दैट का यूज करते हैं द सेम के साथ, कब हम एज का यूज करते हैं इस सेम के साथ, द सेम के साथ, इसके बारे में चर्चा होगी। आपने इस दैट को पढ़ रखा है, आपने इस दैट को पढ़ रखा है कहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से। आपने इस दैट के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने इस दैट के बारे में कहां पर पढ़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको इस दैट का याद दिलाना चाहूं, इस दैट के बारे में आपको याद दिलाना चाहूं, तो देखिए, आपने पढ़ा था कि दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस है, और इस दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या चीज को लाने का काम किया था, रिलेटिव प्रोनाउन को लाने का काम किया था। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे बताया जाता है। ये कहानी मैंने पढ़ाई हुई है आपको प्रोनाउन के दौरान, कि हम किसी दो सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पीछे आने वाले, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे बताया जाता है। इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने एक और नाम से उस समय जाना था, इसे हम लोगों ने रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना था। कहने के लिए लोग इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हमें पढ़ाई गई है कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन, जिसे हमने एंटीसीडेंट कहा था, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था बच्चे, एंटीसीडेंट कहा था, कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट को रिलेट करता है और उसके बारे में आगे बताया जाता है। और हमने इस रिलेटिव प्रोनाउन के जगह पर हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चे, दैट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, दैट के बारे में पढ़ा था, कि ये जो दैट है वह एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जो अपने से पहले आए हुए किसी एंटीसीडेंट को क्या करेगा, रिलेट करेगा, और इसी के बारे में कहां पर बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा। और ये दैट कब यूज होता है, इसके बारे में हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। कितने पॉइंट्स देखे थे, 4 पॉइंट्स देखे थे। पहला पॉइंट हमने तब देखा था कि अगर कोई भी एंटीसीडेंट से पहले क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई आ जाए, एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई आ जाए, तो हम दैट का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर दो अलग अलग एंटीसीडेंट हो तो हम दैट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, अगर एक ह्यूमन है, एक एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक जानवर है, एक ह्यूमन है, दो अलग अलग एंटीसीडेंट है, तो इन दो अलग अलग एंटीसीडेंट को जोड़ने का भी काम किसने किया था, दैट ने किया था। किसने किया था बच्चे, दैट ने किया था। इसके बाद हम लोगों ने इसका तीसरा यूज देखा था कि अगर कोई सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे भी जोड़ने का काम कौन करता है, दैट करता है। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि कोई स्पेसिफिक सेंस बताने वाला अगर कोई भी वर्ड आए तो हम उसके साथ दैट का यूज करते हैं, और वही स्पेसिफिक सेंस बताने वाला यहाँ पर कौन है, द सेम है। कौन है बच्चे, द सेम है। और ये कहानी आप लोग जब प्रोनाउन का अपना नोट्स खोलिएगा तो आपको दिखाई देगा स्पेसिफिक सेंस बताने वाले एग्जाम्पल में मैंने वहां पर द सेम आपको लिखाया हुआ है, ठीक है।
तो ये जो हमारा द सेम है, ये दैट के साथ कब यूज होगा? जब इसके साथ क्या आएगा बच्चे? एंटीसीडेंट आएगा। क्या आएगा? एंटीसीडेंट आएगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि द सेम के बाद जब दैट का यूज होगा, तो हमने ये सीखा है कि दैट जो होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे बताया गया है। तो आगे बताया गया है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? इसके बाद हमें बच्चे सेंटेंस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? सेंटेंस चाहिए होगा। और जब इस द सेम के साथ हम एज को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? एज को यूज करते हैं, तो इस एज के बाद हमें या तो एक वर्ड लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए? इस एज के बाद हमें या तो एक वर्ड लिखा हुआ मिले, या तो एक फ्रेज लिखा हुआ मिले। क्या लिखा हुआ ना मिले? सेंटेंस लिखा हुआ ना मिले, तब हम द सेम के साथ एज का यूज करते हैं। फिर से वही कहानी आई कि एज तब होगा जब हमें लास्ट में क्या दिखाई देगा? या तो एक वर्ड या तो एक फ्रेज। और द सेम के साथ हम दैट का यूज तब करेंगे जब हमें आगे क्या दिखाई देगा? सेंटेंस दिखाई देगा। इन दो सवालों को अब हल करने का काम करिए। आप लोगों को पता चल गया है कि इसका क्या रीजन है? बताइए। पहले दो सवाल, फर्स्ट और सेकेंड, इस दोनों को बताने का काम करिएगा कि यहां पर द सेम के साथ पहले में एज आएगा या दैट आएगा, दूसरे में एज आएगा या दैट आएगा। जल्दी बताइएगा। सुंदर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई हैड। आई हैड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस है। सेंटेंस को हमने दैट के साथ रिलेट किया, और ये किसके बारे में बता रहा है? द सेम के साथ रिलेट हो गया है। यहाँ पर माइन लिखा हुआ है, ठीक है, वन वर्ड है। वन वर्ड है तो हमने किसके साथ चिपका दिया? एज के साथ चिपका दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अभी बताया गया है कि जब आगे में सेंटेंस लिखा हुआ होगा बैल बुद्धियों, तो हम वहां पर दैट का यूज करेंगे। सब बैल जैसा एज पहले दैट बाद में, सब बेवकूफ भरे हुए हैं यहाँ पर। सारे के सारे एक ही नाव पर सवार हैं। एक आदमी का अगर आंसर आ गया एज और दैट, तो सब उसी के पीछे लगे हुए हैं, एज दैट एज दैट एज दैट। सारे बैल बुद्धि यहीं पर पड़े हुए लग रहा है यहाँ पर। अभी अभी बताया गया है कि इस द सेम के साथ हम दैट का यूज तब करते हैं जब आगे में सेंटेंस लिखा हुआ हो। और सेंटेंस क्यों लिखा हुआ हो? इतना राम कहानी यहाँ पर लिखाने का क्या फर्क पड़ा बच्चे? यहाँ पर जो इतना बड़ा राम कहानी हम बताए हैं कि दैट का यूज हमने सीखा है रिलेटिव प्रोनाउन में। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे बताया जाता है। आगे बताने का काम क्या एक वर्ड करेगा? विचित्र स्थिति है तुम लोगों का। इसीलिए हमें इस दैट के बाद सेंटेंस चाहिए होता है। सारी कहानी बता दीजिए, सीता किसकी पत्नी तो पता नहीं। वाह बहादुर, सारे बच्चे बहुत बहादुर हैं। सारे बच्चे एक टॉप लेवल के हैं। यहाँ पर हमने एज का यूज किया क्योंकि आगे में क्या था? वर्ड था, तो हमने यहाँ पर एज का यूज किया। ठीक है, अब आगे हमें आगे जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सच के साथ हमें एज और दैट का यूज दिखाई दे रहा है। किसका यूज दिखाई दे रहा है? सच के साथ एज और दैट का यूज दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस सच के साथ दैट का यूज देखें, किसका यूज देखें? दैट का यूज देखें, और इस सच के साथ हम एज का यूज देखें, तो फिर से एक बात आई कि कब सच के साथ दैट का यूज हो, कब सच के साथ एज का यूज हो। अब बात यहां पर फिर से फंसी है कि कब सच के साथ दैट का यूज हो, कब इस सच के साथ एज का यूज हो। तो जब हम इस दैट को यूज करने के लिए जाएंगे, इस सच के साथ इस दैट को यूज करने के लिए जाएंगे, तो हम क्या बता रहे होंगे? कॉज या इफेक्ट बता रहे होंगे। जिस सेंटेंस में कारण और परिणाम लिखा हुआ मिलेगा, जिस भी सेंटेंस में कारण और परिणाम लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर हम सच के साथ दैट का यूज करेंगे। जिस भी सेंटेंस में कारण और परिणाम लिखे हुए मिलेंगे, वहां पर हम सच के साथ दैट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस सच के साथ एज का यूज करें, सच के साथ हम एज का यूज करें, तो हमें ये पता है कि ये एज किस तरीके से यूज होता है। तो हम बोलेंगे यह कंपैरिजन बताने में मदद करेगा। तो जिस सेंटेंस में कंपैरिजन दिखाई देगा, वहां पर सच के साथ एज का यूज होगा। जिस सेंटेंस में कारण और परिणाम दिखाई देंगे, वहां पर सच के साथ दैट का यूज होगा। समझ में आई बात?
अब बताइए यहाँ पर जो आगे 3, 4, 5 और 6 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, 2 मिनट का समय आपके पास। ध्यान से बनाइएगा, जहां पर कारण और परिणाम होगा, कॉज और इफेक्ट होगा, वहां पर दैट का यूज करिएगा। जहां पर कंपैरिजन बताया गया होगा, वहां पर एज का यूज करिएगा। सिंपल सी बात है। देखिए पहले में लिखा हुआ है देयर वाज सच अ क्राउड एज या दैट आई डिड नॉट गो आउट। ठीक है, बाहर जाने का क्या कारण था, बाहर ना जाने का क्या कारण था, तो आप बोलिएगा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी इसीलिए मैं बाहर नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट बताया गया है। कॉज और इफेक्ट बताने के लिए हमें किसका यूज बताया गया है? दैट का यूज बताया गया है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट के लिए हमें किसका यूज बताया गया है? दैट का यूज बताया गया है। चौथे में लिखा हुआ है ही इज नॉट सच अ डॉक्टर एज या दैट आई हैड थॉट। मैंने जैसा सोचा था वैसा वो डॉक्टर नहीं निकला, मेरे सोच के बाहर वो डॉक्टर निकला। मतलब कि मैंने जैसा कंपैरिजन किया हुआ था उस डॉक्टर के बारे में, वैसा वो डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर कंपैरिजन की बात है, इसीलिए कंपैरिजन के लिए हमें क्या चीज बताया गया है? एज को चुनना बताया गया है। सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज इट एज या दैट नो वन कुड सॉल्व इट। कोई क्यों नहीं सॉल्व कर पाया? क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर कारण है और क्या है? उसका परिणाम है। परिणाम क्या निकला? कि कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो जब कारण और परिणाम है तो इस सच के साथ हमें किसको यूज करना है? दैट को यूज करना है। किसको यूज करना है? दैट को यूज करना है। फिर लिखा हुआ है दिस होटल इज सच अ नाइस प्लेस एज या दैट नो बडी वॉन्टेड। अब जो इतना ज्यादा ये होटल खूबसूरत निकला कि कोई उसे लेना ही नहीं चाहा। मतलब कि सबके कंपैरिजन में ये होटल बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गया। तो जब ये कंपैरिजन की बात कर रहा है तो हमें इस यहाँ पर किसकी जरूरत है? एज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एज की जरूरत है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो इन सेंटेंसेस में देखिए, यहां पर देखिए कि द सेम के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चे? शर्ट, जो कि एक नाउन है। यहां पर भी द सेम के साथ शर्ट लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। सच के साथ क्राउड लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। यहां पर भी सच के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। यहां पर भी सच के साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। और यहां पर सच के साथ प्लेस लिखा हुआ है जो क्या है बच्चे? एक नाउन है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम इस द सेम के बाद क्या लिखने का काम करते हैं बच्चे? नाउन लिखने का काम करते हैं। इसके साथ नाउन आता है। इस नाउन के आने की वजह से, इस नाउन के आने की वजह से ये जो द सेम है, यह क्या है? यह अपने आप में बच्चे एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। इस सच के साथ हम नाउन का यूज करते हैं और इस नाउन के कारण ही, इस नाउन के कारण ही ये जो हमारा सच है वो क्या बन जाता है? यह एडजेक्टिव बन जाता है। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है। तो एक और नई चीजों के साथ मैं आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं और इसका नाम है खूबसूरत सा, जिसको हम लोग कहते हैं, इसे कहा गया है पर्पस। ठीक है, इसे हमने क्या कहा बच्चे? पर्पस कहा। अब एक बात बताइए बच्चे कि अगर हमें पर्पस बताना है, अगर हमें पर्पस बताना है तो क्या हम एक सेंटेंस में पर्पस बता सकते हैं? बताइए, यस और नो। क्या हम एक सेंटेंस में पर्पस बता सकते हैं? क्या हम एक सेंटेंस में पर्पस बता सकते हैं? बताइए। हम्म। क्या हम एक सेंटेंस में पर्पस बता सकते हैं? नो नो, सही पकड़ा। अगर हमें पर्पस बताना है, अगर हमें पर्पस बताना है तो बात क्या आई? हमारे पास क्या होना चाहिए? दो अलग अलग सेंटेंस होने चाहिए। एक सेंटेंस में हमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए? एक सेंटेंस में हम क्या बताएंगे? एक्शन बताने का काम करेंगे। और
पहले सेंटेंस में हमें क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए बच्चे? एक्शन लिखा हुआ मिलना चाहिए, और इस एक्शन का दूसरे सेंटेंस में हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा? पर्पस लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले सेंटेंस में हमें क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए बच्चे? एक्शन होगा, तभी इसका क्या निकलेगा? तभी हम इसका क्या बता सकते हैं? पर्पस बता सकते हैं। तो एक सेंटेंस में हमें एक्शन चाहिए और दूसरे सेंटेंस में हमें पर्पस लिखा हुआ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर दो अलग-अलग सेंटेंस हैं, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि दो अलग-अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। कौन करता है? कंजंक्शन करता है, ठीक है? तो जब भी हम पर्पस बताते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला एक्शन, उसके बीच में कंजंक्शन जोड़ता है, किस चीज से? उसके पर्पस से उसको जोड़ने का काम करता है। अब इस कंजंक्शन के रूप में कौन आ सकते हैं? इस कंजंक्शन के रूप में पहला अगर कंजंक्शन हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं किसको? सो और दैट को। मतलब कि सो दैट अपना पेयर बनाकर आएगा और क्या बताने का काम करेगा? पर्पस बताने का काम करेगा। तो सो और दैट हम कब यूज करते हैं? जब यहां पर हमें पहले सेंटेंस में चाहे प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ हो, चाहे प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ हो, चाहे पास्ट टेंस लिखा हुआ हो, इससे पहले अगर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ हो, चाहे पास्ट टेंस लिखा हुआ हो, हम किसका यूज करेंगे? सो और दैट का यूज करते हैं। और सो और दैट को दिखाने के लिए हम इसके बाद क्या जोड़ते हैं? सब्जेक्ट जोड़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए मे या फिर माइट जोड़ने का काम करते हैं, और इसके बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं। इज दैट क्लियर? हमने क्या बताया कि जब भी पर्पस बताना है तो दो सेंटेंस की जरूरत होगी। पहले में एक्शन होगा, दूसरे में उसका पर्पस होगा, और इस पर्पस और एक्शन को दिखाने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत होती है जो दोनों को रिलेट करेगी। इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास पहला जो कंजंक्शन आया उसका नाम क्या था? सो और दैट। तो एक्शन बताने वाला अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस का एक्शन दिखा रहा हो, या पास्ट टेंस का एक्शन दिखा रहा हो, अगर ये सो और दैट के साथ जुड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए मे लिखेंगे, पास्ट टेंस के लिए माइट लिखेंगे, और इसके बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म बताएंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मैं आपके सामने बोल सकता हूं कि ही ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, पर ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में क्वालिफाई द एग्जाम। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? एक्शन है कि उसने क्या किया? उसने कड़ी मेहनत की। कड़ी मेहनत क्या है? अपना एक एक्शन है। उसने क्या किया? कड़ी मेहनत किया, और इसका परिणाम उसको क्या मिला? कि वह क्या कर जाएगा? वह क्या कर गया? तो वो क्या कर सकता है? तो वो क्वालिफाई कर सकता है, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो पर्पस बताने में हमारे पास पहला जो कंजंक्शन आया उसका नाम क्या था? सो दैट था। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंजंक्शंस भी आ सकती है, और इसका मतलब होता है लिस्ट। ये दूसरी जो कंजंक्शन आई इसका नाम क्या है? लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? एक्शन और पर्पस बताने का काम करते हैं। लिस्ट एक निगेटिव कंजंक्शन है। क्या है बच्चे? निगेटिव कंजंक्शन है। इसके बाद भी प्रेजेंट आए चाहे पास्ट आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक निगेटिव कंजंक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह एक निगेटिव कंजंक्शन है। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड का यूज करते हैं। और चूंकि ये हमारा निगेटिव कंजंक्शन है, इसीलिए हम इसके बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? नॉट का यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा, वो निगेटिव वर्ब ही आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? निगेटिव वर्ब ही आएगा। तो अब आप लोगों की मेहनत करनी बाकी है। अब इस पहले सेंटेंस को किसके साथ बनाकर दिखाइए? लिस्ट के साथ बनाकर जोड़कर बताइए। ठीक है, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा। ही वर्क्स हार्ड लिस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? बताने का काम करिए। इसके बाद आप क्या भरने का काम करिएगा? बताने का काम करिएगा। ही वर्क्स हार्ड लिस्ट, इसके बाद क्या लिखने का काम करिएगा? बताइए।
ला 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 ला। जल्दी बताइए, कितना टाइम लगेगा? ऊपर में आपको फॉर्मेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखना है, शुड लिखना है, निगेटिव वर्ब लिखना है। जल्दी बताइए इसके आगे क्या लिखेंगे आप? ही वर्क्स हार्ड लेस्ट, उसके बाद क्या लिखिएगा इसके बदले में बताइए? नहीं लिखिएगा हम भी बैठ जाते हैं यहाँ। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, ये दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए आज संडे, हमें भी बहुत छुट्टी है, आप लोगों को भी छुट्टी है, हमें भी बहुत छुट्टी है। बताइए क्या होगा इसके बाद? क्वालिफाई निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ब है सीमा गिरी? क्या क्वालिफाई निगेटिव वर्ब है? आप लोगों को वर्ब को निगेटिव बनाने में भी नहीं आता है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पर क्या लिखा? सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ही लिखा, में नहीं लिखकर हमें क्या लिखना है? शुड लिखना है, लिखना है। नॉट का यूज नहीं करना है, निगेटिव वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर क्वालिफाई को हमने निगेटिव बनाया और हमने क्या किया? डिसक्वालीफाई बनाया। और आगे जो भी लिखा है उसको वैसे लिखेंगे, डिसक्वालीफाई द एग्जाम। इतना बनाने में आप लोगों का नस्त नाबूद ढीला हो जाता है। ऊपर आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया है, फिर भी आप उस हिसाब से बना नहीं पा रहे हैं। बताइए कितने बड़े बैल हैं आप लोग। आप लोगों को हम क्या करें? क्या करें बताइए? पैर को धो धो के पी लें क्या? बताइए, आपका पैर धो के हमें पीना पड़ेगा अब लग रहा है। इतने बड़े मंद बुद्धि हैं आप लोग। आपके ऊपर में लिखा हुआ है, अब तो सारे आदमी लिखोगे ही। अब तो सारे आदमी, जब मैंने लिख दिया उसके बाद सारे आदमी लिख रहे हैं। सारे के सारे बेवकूफ भरे हुए हैं। चलिए एक और कंजंक्शन यहाँ पर आता है एक और यहाँ पर कंजंक्शन आता है जिसका नाम है सो एज। ठीक है, सो और एज भी आता है। यह भी यहाँ पर प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, एक्शन बताने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सो और एज का जब हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? सो और एज का जब हम यूज करेंगे तो इसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही सब्जेक्ट गायब हुआ वैसे ही यहाँ पर आने वाले कोई भी हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ टू का फॉर्मेट जोड़ देंगे। तो टू प्लस वर्ब वन हम लिखने का काम करते हैं। ठीक है, जब भी हम इस सो और एज की बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि हमें ना ही सब्जेक्ट की जरूरत है ना ही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ टू प्लस वर्ब वन की जरूरत है। अब इस पहले सेंटेंस को सो और एज के साथ लिखकर बताइए। इसी पहले सेंटेंस को सो और एज के साथ लिखकर बताइए। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ही वर्क्स हार्ड सो एज। आगे क्या लिखेगा बताइए? ही वर्क्स हार्ड सो एज। बताइए, ना ही सब्जेक्ट लिखना है ना ही हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सिर्फ आगे टू के साथ वर्ब का फॉर्मेट लिख देना है, वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है, बस काम खत्म है। बताइए, अगर इतना भी दिमाग नहीं है तो माथा फोड़ लीजिए और कहीं पर सो जाइए जाकर। बढ़िया। चलिए, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? ना ही हमें ही की जरूरत है, ना ही हमें यहाँ पर शुड, सॉरी, यहाँ ना ही हमें ही की जरूरत है, ना ही यहाँ हमें मे की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी जरूरत है? टू क्वालिफाई की जरूरत है।
और आगे जो भी लिखा हुआ है हम उसे एज इट इज लिख देंगे। समझ में आई बात? तो अगर हमें पर्पस बताना होता है तो हम तीन चीज का यूज करते हैं, सो दैट, लिस्ट और सो एज का यूज करते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ हमें मिलेगा वो हमने बताया है कि पर्पस बताने के लिए सो दैट के बाद हम क्या लिखते हैं, लिस्ट के बाद क्या लिखते हैं और सो एज के बाद क्या लिखते हैं। अब एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि हम सो और दैट को अलग अलग यूज करके देखे हैं। सो और एज को हम लोगों ने अलग अलग यूज किया हुआ है। हमने सो और दैट का भी क्या किया हुआ है, अलग अलग यूज किया हुआ है, और सो और एज को भी हमने अलग अलग यूज किया हुआ है। अगर मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल लूं, ही इज टू पुअर टू अफोर्ड लिखा हुआ ही इज टू पुअर टू अफोर्ड समथिंग, और हमने इस सेंटेंस को आपको क्या करना सिखाया था, कन्वर्ट करना सिखाया था। इसको कन्वर्ट करके बताइए। ही इज टू पुअर टू अफोर्ड समथिंग, तो अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हमने क्या लिखा था, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। तो हमने यहीं से सीखा था कि ये एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए सम नहीं, हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि जब हम इस सो और किसको अलग करते हैं, दैट को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं, सो और दैट को अलग करते हैं, तो बीच में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है, एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलता है। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर सो और दैट को अलग किया, किसको अलग किया, सो और दैट को अलग किया, तो हमें क्या लिखा हुआ मिला, एडजेक्टिव लिखा हुआ मिला। ये जो पुअर है वो एडजेक्टिव है, और इसके आने की वजह कौन है, ये इज, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। तो जब भी हम सो और दैट को अलग यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं बच्चे, अलग अलग यूज करते हैं, तो बीच में कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। और ये क्या चीज बताने का काम करता है, इनएबिलिटी बताने का काम करता है। ये कहानी आप लोगों को बताई गई है। समझ में आई बात? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम सो और दैट को अलग अलग यूज करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, एडजेक्टिव दिखाई देगा। समझ में आई? और अगर हम सो और दैट को एक साथ यूज करेंगे तो हमें नाउन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए कि हम इस सो और एज को भी हम लोगों ने अलग अलग यूज किया हुआ है। सो और एज को भी हमने अलग अलग यूज किया हुआ है। इसके लिए मैं आपके सामने अगर एक सेंटेंस लिखूं और बोलूं कि रीना इज नॉट सो ऑनेस्ट एज प्रियदर्शी इज। ठीक है, तो आपने ये बात जाना है कि जब हम सो और एज को अलग अलग यूज करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो जब भी हम इस सो या फिर सो और एज को अलग अलग यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, सो और एज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो पहली बात हमें पता है कि यह निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। लिंकिंग वर्ब के आने की वजह से हमें इस बीच में क्या लिखा हुआ मिलता है, एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलता है। और यह क्या बताने का काम करता है, कंपैरिजन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है, कंपैरिजन बताने का काम करता है। तो जब सो और एज अलग अलग दिखाई दिए तो यह कंपैरिजन बता रहा था, और जब सो और एज एक साथ दिखाई दिए तो यह पर्पस बता रहा था। ठीक है, तो जब सो और एज को अलग अलग यूज करते हैं तो ये कंपैरिजन बताता है, और सो और एज को एक साथ यूज करते हैं तो पर्पस बताता है। और सो और एज अगर अलग अलग है तो बीच में कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। यहां तक की बात क्लियर है? तो आपके एग्जाम में
इससे सवाल पूछे गए हैं। बस 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको करेक्शन करना है। क्या होगा? बस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है, कहां पर एडजेक्टिव है, कहां पर नाउन है। ठीक है, जहां भी एडजेक्टिव दिखाई देगा वहां पर हम क्या चीज का यूज करेंगे पता है? सो का यूज करेंगे या सच का यूज करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, जब भी इस सो का यूज होगा इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। देख लीजिए, सो के बाद क्या आएगा बच्चे? एडजेक्टिव आएगा। सो के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। समझ में आई बात? ध्यान में रखिएगा, सो के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। इसी पर मैं बस 2 सवाल दे रहा हूं, इसको करेक्ट करने का काम करिए। बताइए क्या होगा? पहले में क्या करेक्शन होगा, दूसरे में क्या करेक्शन होगा? पहले में क्या करेक्शन होगा, दूसरे में क्या करेक्शन होगा? बस आपको पहचानना है कि कहां पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, कहां पर नाउन लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रिया भारती, आप बहुत आगे जाइएगा, आपसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। ऑनेस्ट को अगर कोई नाउन बोल रहा है तो उससे आगे कोई नहीं जा सकता है। अपने गधों को भी पीछे छोड़ दिया है प्रिया भारती। इस सच के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तो के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने ये पूछा है, ये देखने के लिए बोला है। तो आप लगे हुए हैं कि नरेश नाउन है, ये वो नाउन है, ये नाउन है। अरे बाप रे, अब दिमाग भी। यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के लिए हम सच का यूज नहीं करते हैं, हम सो का यूज करते हैं। माइजर एक नाउन है, इसीलिए एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ए आना चाहिए। और नाउन के लिए हम सो का यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं? सच का यूज करते हैं। बैल बुद्धियों, यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को, यहाँ पर बताया गया है कि सच के साथ नाउन आता है, इसीलिए सच एक एडजेक्टिव है। सच के साथ नाउन आता है, इसीलिए सच एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर आप लोगों को अभी अभी बताया गया है कि सो के साथ एडजेक्टिव का यूज हम लोग करते हैं, सो के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, सो के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, दिमाग से पैदल आदमी। तो इसी पे आपका सवाल आता है। यहाँ पर सच को और सो को उलट करके दे दिया जाता है। सच का यूज एडजेक्टिव के साथ दिखा दिया जाता है, सो का यूज नाउन के साथ दिखा दिया जाता है। वाह बहादुर वाह। चलिए, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को समझ में तो नहीं ही आया होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग ना ही रिवीजन करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, मुंह उठाए बैठ गए यहाँ पर आके। और बेफालतू का कुछ से कुछ कमेंट लिखना आप लोगों का आदत ही है। बेफालतू का कुछ से कुछ कमेंट करना आप लोगों का आदत है, वो जन्मजात रहेगा ही। ठीक है, अभी से लेकर जब तक ये क्लास चलती रहेगी आप लोग बेफालतू का कुछ से कुछ कमेंट करिएगा। फिर बोलिएगा कि सर, कोई बीच में आएगा बोलेगा सर सिनोनिम एंटोनिम करवा दीजिए। कोई आएगा बोलेगा कि ऑनेस्ट नाउन है, कोई आएगा बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। तो इसी बात पर आप लोग चलते रहिए, बहुत आगे तक जाइएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। मैं आऊंगा यहाँ पर पागल जैसे आपको बताते हुए चला जाऊंगा। कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग पहले से ही
क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान से भी जो ऊपर आपके लिए शब्द होगा ना, वो सारे के सारे आप लोग हैं। आप लोग कभी रिवीजन नहीं करिए, आप लोगों को सब चीज आता है। मैं फालतू का यहाँ पर खड़ा होकर बकबक करता हूँ, चला जाता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।